Okay, we are going to understand the next topic, that is your respiration in life process chapter. Respiration in life process. Just give me 1 minute. Okay, ठीक है बेटा. So the topic is your respiration. नेक्स्ट जो लाइफ प्रोसेस है बेटा, वो है आपकी क्या, रेस्पिरेशन है. रेस्पिरेशन. अच्छा, एक चीज और, बिफोर स्टार्टिंग द रेस्पिरेशन एक बात और. व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या, राइट? लाइफ प्रोसेस दैट मीन्स ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो किसी लिविंग के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर लाइफ, दैट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन देयर लाइफ एक्टिविटीज. सो सच काइंड्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे थे. वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब बॉडी के अंदर होने वाली कुछ केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल प्रोसेस, जिनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इसमें हमारी सबसे पहले जो आती है वो है न्यूट्रिशन. एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है दैट इज रेस्पिरेशन, राइट? एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट्स के केस में, एनिमल के केस में वी कॉल इट सर्कुलेशन, उसकी बात करते हैं. देन उसके बाद आफ्टर दैट हम बात करते हैं बेटा दैट इज एक्सक्रीशन. ये कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं जो इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने को मिलती हैं. ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सभी लिविंग्स में मिलेंगी, राइट? दैट इज, तो उसमें से न्यूट्रिशन हम कंप्लीट कर चुके थे. नाउ हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट, रेस्पिरेशन. ठीक है, स्टार्ट करेंगे बेटा जल्दी से, थोड़ा सा स्पीड अप रहेगा हमारा. व्हेन वी टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन होता क्या है? जनरली रेस्पिरेशन को लेके हम लोग कंफ्यूज होते हैं एंड हम ये कहते हैं कि सर ब्रीदिंग इन, सांस लेना सांस छोड़ना इज अ रेस्पिरेशन. सो दिस इज नॉट राइट. ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, जो हम सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन बट इट इज नॉट अ रेस्पिरेशन, राइट बेटा यश? व्हेन वी टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है सर? एक सेलुलर लेवल पे होने वाली प्रोसेस है. इट इज व्हाट सर? इट्स अ सेलुलर लेवल प्रोसेस. कैसी प्रोसेस सर? सेलुलर लेवल पर होती है. इट इज अकर एट अ सेलुलर लेवल. सेलुलर लेवल का मतलब सेल के अंदर होने वाली, दैट इज कहां मिलेगी? दैट इज इनसाइड सेल. एक सेल के अंदर होने वाली ये एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन. पहली चीज, इसमें हो क्या रहा है? इसमें सर आपके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है. इस प्रोसेस के अंदर जब हम बात करेंगे तो व्हाट इज गोइंग ऑन, दैट इज ग्लूकोज का क्या होगा बेटा? ब्रेकडाउन होगा. इट विल गेट ब्रेक. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज ब्रेक होगा. एंड ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा तो अल्टीमेटली हमें इससे क्या मिलेगी? एनर्जी. क्या मिलेगी बेटा? एनर्जी, दैट इज योर एटीपी. इसके साथ साथ क्या रिलीज होंगे? आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये रिलीज होगी. सो दैट इज व्हाट, दैट इज योर रेस्पिरेशन, राइट? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है. ग्लूकोज कहां से आया सर? न्यूट्रिशन में, जो हमने डाइजेशन किया था खाने का, उस खाने में इन द एंड डाइजेस्ट होने के बाद हमें क्या मिला था? ग्लूकोज मिला. एंड वी नो दिस कि ग्लूकोज इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट है जो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है. तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी मिल रही है, द प्रोसेस इज नोन एज द रेस्पिरेशन. अब ये जो ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है. इट कैन बी अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है या ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है. दोनों तरीके से हो सकता है. इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बनके एनर्जी बनेगी, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती, प्रेजेंस में भी हो सकती है, और ग्लूकोज की ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होती है. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है देन इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट? आप लोग पढ़ चुके हो स्कूल में, दैट इज एरोबिक, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो. और जब ऑक्सीजन नहीं है देन इट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. देन इट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. डन बेटा? क्लियर? अब सेकंड थिंग, सर ये एरोबिक और एनारोबिक होगा किन में?
एरोबिक रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलता है आपके, दैट इज जितने भी हायर एनिमल्स हैं, दैट इज एग्जांपल आर हायर एनिमल्स, आपके हायर एनिमल्स जितने भी हैं इनमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, एरोबिक। सर हायर एनिमल्स जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, आपके दूसरे मैमल्स जो होते हैं, फिशेस दैट इज फिश, बर्ड्स राइट, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल, स्नेक, दैट इज शोइंग द एरोबिक रेस्पिरेशन, इन सब में हो रही है। ठीक है। एनएरोबिक कहां मिल रहा है, इसका एग्जांपल है सर ये हैं आपके, दैट इज माइक्रोब्स, बैक्टीरिया हो गए आपके, फंजाई हो गई, है ना, ये सब क्या है, माइक्रोब्स है। इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिल रहा है। क्लियर बात। नेक्स्ट चीज एक और यहां पर, एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें था, हायर एनिमल्स में। अब हायर एनिमल्स को बेटा एनर्जी कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए, खुद बताओ, खुद सोच के बताइए। हायर एनिमल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी कि ज्यादा होगी, मुझे आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है कि ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा है। दैट मींस एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, या एटीपी प्रोड्यूस होंगे, दैट इज मोर, ज्यादा होंगे। सर कितने ज्यादा होंगे, एक ग्लूकोज से, यहां जब एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से आपको मिलेंगे 36 या 38 एटीपी। बुक में पढ़ा होगा, किताब में टीचर से बताया, मैक्सिमम 38 होते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द केसेस 38 बनते हैं, बट समहाउ कभी कभी 36 भी बनते हैं। तो एक ग्लूकोज से 38 बन रहे हैं या 36 बन रहे हैं आपके एक सेल के अंदर, तो सोच सकते हो हम मल्टी सेलुलर हैं, हर सेल के अंदर कितना एनर्जी बन रही होगी, दैट इज लॉट्स ऑफ एनर्जी विल फॉर्म। वहीं पर अगर हम यहां बात करें, क्योंकि माइक्रोब्स हैं, दैट इज यूनिसेलुलर हैं, ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल को ज्यादा एनर्जी चाहिए कि कम एनर्जी, ऑब्वियसली कम चाहिए, रिक्वायरमेंट इनकी कम है एनर्जी की। तो यहाँ जो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, एटीपी जो यहाँ प्रोड्यूस होंगे बेटा, वो कैसे होंगे, लेस होंगे। यहाँ जो एनर्जी प्रोड्यूस होंगे दैट इज लेस इन नंबर, एनर्जी कम बनेगी। सर कितनी कम बनेगी, एक ग्लूकोज से यहां पर बेटा आपके 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, दैट इज गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज द रिक्वायरमेंट, दैट इज कि एनारोबिक में कितनी एटीपी बनेंगे, सर 2 एटीपी बनते हैं, वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द एरोबिक यहां कितने बनते हैं, 36 या 38, मैक्सिमम 38 बनते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस 38 बनते हैं। एक समरी समझ में आ चुकी होगी, अब रेस्पिरेशन क्लियर हो चुका होगा, राइट। सो नाउ यू गॉट इट कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग हैं। ब्रीदिंग इज इट्स अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बट इट इज नॉट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ सेलुलर लेवल प्रोसेस which is occur inside the cell where the glucose get break down in the presence or absence of oxygen, right, and produce the ATP, energy will produce, right. So now we are going to understand beta respiration की। see होता क्या है, आपकी बुक में 3 सिचुएशन दे रखी हैं, हम तीनों को यहाँ पे देखेंगे। हो क्या रहा था आपका, अल्टीमेटली क्या बनता है बेटा, ग्लूकोज बनता है, क्या बना बेटा, ग्लूकोज बना था, राइट। खाने के प्रोडक्शन में इन द एंड जब डाइजेस्ट हुआ तो हमें मिला ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कितने कार्बन का है, इट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। 6 कार्बन कैसे, C6H12O6, दैट्स अ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें आप देख सकते हो कार्बन नंबर कितने, 6 हैं, इट हैज अ 6 कार्बन, ग्लूकोज बन गया। अब बेटा ये ग्लूकोज से क्या बनेगा, इसका ब्रेकडाउन होगा, ये ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट, इट फॉर्म पायरुवेट। ये पायरुवेट 3 कार्बन का होता है, इट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ये 6 कार्बन, ये 3 कार्बन, तो पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा, 2 बनेंगे ना, दैट्स हाउ 6 कार्बन बैलेंस हो पाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई। तो एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या बन रहा है, पायरुवेट बन रहा है, दैट इज, ठीक है, दैट इज। अब आ जाओ नेक्स्ट, अगली चीज, ये जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट में होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। द प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, ये ग्लाइकोलिसिस कहलाई, ठीक है। एंड ये कहां हो रही थी, सर ये हो रही थी साइटोप्लाज्म में। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है, द फ्लूइड इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। हर सेल के अंदर एक फ्लूइड होगा, पानी होगा, उसी पानी को हम उसका क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, राइट। सेलुलर फ्लूइड है ये। अब मेरी बात को एक चीज को समझना बेटा, सारे लिविंग्स, 9th क्लास में एक चीज है, सारे के सारे लिविंग्स, ऑल द लिविंग्स आर मेड अप ऑफ सेल और नॉट, सारे लिविंग सेल के बने कि नहीं बने। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं लिविंग किसे बोलूंगा, जो सेल का बना हुआ है, विच इज मेड अप ऑफ सेल, दैट इज नोन एज द लिविंग। अब हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, बिना साइटोप्लाज्म के सेल नहीं होती है, होती है ना, दैट इज सेल, साइटोप्लाज्म सेल होगा ही
होगा। हाँ, डेड सेल है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हाँ मोस्टली सब सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होगा ही होगा। तो क्या ग्लाइकोलिसिस सभी में मिलेगी, सभी सेल्स के अंदर मिलेगी? वेदर इट इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और वेदर इट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ग्लाइकोलिसिस सभी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी। दैट मीन्स ग्लूकोज से पायरुवेट आपके माइक्रोब्स में भी होगा, ग्लाइकोलिसिस यहां भी देखने को मिलेगी, और साथ के साथ में हायर एनिमल्स में भी देखने को मिलेगी। क्या बात क्लियर होगी? तो दैट इज फॉर्मेशन जो होगी, ग्लाइकोलिसिस जो होगी प्रोसेस, वो हमें सभी में मिलती है। बैक्टीरिया में भी मिलेगी बेटा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वहीं पर साथ के साथ में जो हायर सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इवन ह्यूमन, हमें भी देखने को मिल रही है। क्या बात समझ में आ रही है? बस फर्क क्या है? एटीपी का प्रोडक्शन, कि यहाँ 2 बनेंगे और यहाँ कितने बनेंगे? 38, 36। दैट इज क्लियर बात। अब आ जाओ यहाँ पे, तो ये एक ग्लाइकोलिसिस इट्स अ यूनिवर्सल पाथवे, इट्स अ यूनिवर्सल पाथवे जो हर एक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, ये प्रोसेस हमें ग्लाइकोलिसिस। अब इसके बाद क्या? अब जब ये पायरुवेट बन जाता है तो बेटा यहां से 3 स्टेप होते हैं, अब 3 प्रोसेस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है? वो 3 क्या क्या है बेटा? यहां से पहली चीज, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। सेल क्या करेगी? एरोबिक रेस्पिरेशन करेगी, और इस एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा? दैट इज, इस पायरुवेट से क्या बनेगा? इस पायरुवेट से बनेगा सर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनेगी। इसके साथ आपको क्या देखने को मिलेगी बेटा? साथ में बनेंगे आपके पानी, थोड़ा सा वाटर, और प्लस साथ में आपकी बनेगी एटीपी। कितने एटीपी सर? 38, यू कैन से 36 एटीपी, इतने बनेंगे एटीपी। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ वॉट। ये किसके प्रोडक्ट हैं? ये प्रोडक्ट हैं आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ ही साथ में दैट इज एनर्जी। वहीं अगर सेकंड कंडीशन लें, अगर ऑक्सीजन नहीं है, दैट इज ऑक्सीजन क्या हो गई? एब्सेंट है। अगर हम ऑक्सीजन को एब्सेंट देखें तो स्टार्ट हो जाएगी एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गई। क्या स्टार्ट हो गई? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा सर? यहां बनेगा अल्कोहल, C2H5OH, दिस इज इथेनॉल। ये बना C2H5OH, प्लस इसके साथ क्या बनेंगे बेटा यहाँ पे? दैट इज आपकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, प्लस यहाँ पे भी एटीपी बनेंगे। पर कितने एटीपी बन रहे हैं? सिर्फ 2 बन रहे हैं। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये स्पेशली ये वाला। इसको हम एक नाम और देते हैं बेटा, दिस इज ऑल्सो नोन एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब पता है एनीवन? नो? फर्मेंटेशन पता है आप लोगों को? क्या बनना? किससे बनना? सही बोल रहे हो, आधा सही है। अल्कोहल बन रहा है, यू कैन सी इथेनॉल, इट्स अल्कोहल, ये बन रहा है, लेकिन किससे बन रहा है? ये किससे बन रहा? वेरी गुड, किससे बन रहा है? ग्लूकोज से। शुगर है ना, इट्स अ शुगर, ग्लूकोज इज व्हाट? शुगर। अगर शुगर से अल्कोहल बनती है देन इट इज नोन एज फर्मेंटेशन, इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या है बात क्लियर हो गई? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्मेंटेशन? दैट मींस शुगर से, शुगर का किसमें कन्वर्ट होना बेटा? इसका कन्वर्ट होना अल्कोहल में, देन इट इज नोन एज फर्मेंटेशन। जैसे कि यहां देख रहे हो, ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से ऑक्सीजन नहीं है तो क्या बन रहा है? अल्कोहल, दैट इज, इसलिए इसका नाम पड़ा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्लियर बात? तो दूसरी कंडीशन, आपको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा अगर ऑक्सीजन नहीं है तो। और अगर तो तीसरी सिचुएशन, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ O2, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो गई सर, ये कब होती है? स्पेशली जो रनर्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, जब वो कोई भी वर्कआउट करते हैं, कोई दौड़ रहे हैं, है ना, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, खास तो स्पेशली जब दौड़ते हैं, तो दौड़ते समय हमारी पैरों की मसल्स बहुत यूज हो रही हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है पैरों की मसल्स, ताकि हम बहुत तेज दौड़ सकें। लेकिन उसी टाइम पे हमारा हार्ट भी क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को सेम टाइम सप्लाई कर रहा है पैरों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो और ज्यादा से ज्यादा क्या बने? एटीपी बने, एनर्जी बने पैरों में, ताकि आप और स्पीड से दौड़ सको। लेकिन क्या हमारे हार्ट की लिमिट है कि नहीं? एक लिमिट है कि तो ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकता है ना सर। लिमिट का मतलब हमारा हार्ट 1 मिनट में कितने टाइम धड़कता है? 72 टाइम्स के आसपास धड़केगा।
ज्यादा से ज्यादा आप अगर वर्कआउट करोगे तो थोड़ी स्पीड अप हो जाएगा, 80 के आसपास चला गया लेट से, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 90, 95, 100 हो जाए, नहीं होगा। यानी कि हमारे हार्ट की भी एक लिमिट है कि ऑक्सीजन की सप्लाई एक पर्टिकुलर अमाउंट में कर पाएगा, पर्टिकुलर लिमिट में कर पाएगा। तब उस कंडीशन में क्या होगा, जब आपकी ऑक्सीजन सप्लाई तो हो रही थी पैरों तक, लेकिन एक लिमिट में हो पा रही थी, और ऑक्सीजन को यहाँ पे पैरों में चाहिए, मसल्स को चाहिए और एनर्जी। तो पैरों में जो पहले से ऑक्सीजन होती है, थोड़ी बहुत प्रेजेंट होती है, उसका यूज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड जब वो भी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, तब लैक्टिक एसिड बन जाता है हमारे पैरों में, दैट रिजल्ट इनटू द क्रैम्प्स। इसकी वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स आ जाते हैं, सुना भी होगा बहुत बार क्रैम्प आ गए। दैट इज द रीजन, क्योंकि मसल्स में एक्चुअल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, एंड क्या बन गया उस कंडीशन में, दैट इज लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा लैक ऑफ ऑक्सीजन में, यहाँ बनेगा आपका लैक्टिक एसिड। यहाँ बना लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनी रही थी आपकी, दैट इज ये बना लैक्टिक एसिड। तो इस वाली प्रोसेस को, लैक ऑफ ऑक्सीजन को बेटा हम लोग इसको क्या कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज, दैट इज ऑल्सो नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी बेटा। सो रेस्पिरेशन में ये तीनों सिचुएशन समझ में आ गई। हमारा रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, यानी ग्लाइकोलाइसिस होगी, ये कॉमन है, ये होगी। लेकिन इसके बाद 3 स्टेप्स हैं, दैट इज एक होता है ना, 3 रास्ते हैं। अब यहाँ से 3 रास्ते क्या है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो सर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक, जिसको हम क्या करें, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसमें अल्कोहल बनेगा। कौन करते हैं ये वाला, ईस्ट, फंजाई होते हैं, इट्स अ ईस्ट, ये करेगा। और अगर आपके दैट इज ऑक्सीजन की कमी हो जाए, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, तो दैट इज आपका लैक्टिक एसिड बन जाता है। ये कहां बनता है, इसका एग्जांपल क्या है, इफ आई टॉक अबाउट देयर एग्जांपल, हमारे मस्कुलर मसल्स के अंदर बनेगा। क्लियर बात? सो दिस इज व्हाट, दिस इज द रेस्पिरेशन एज आई टोल्ड यू, नाउ यू गॉट इट। रेस्पिरेशन में कहीं पे भी हमने ये ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट की बात करी क्या? अभी हमने क्या कि ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट इज रेस्पिरेशन? नो, इट्स अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो नाउ वी आर गोइंग टू द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज ब्रीदिंग। इसकी बात समझेंगे हम, मैकेनिज्म समझेंगे ब्रीदिंग की। कोई डाउट यहां तक? ये स्लाइड क्लियर हो चुकी है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड बेटा, आगे बढ़ते हैं। सी, अब बात करेंगे ब्रीदिंग। Okay, breathing, that is intake and outtake of air, not oxygen and carbon dioxide. I am using the word air. Okay, so when we talk about breathing, that is intake or outtake of air. ओके, पहले समझो, सिंपल सी बात है, जब आप सांस ले रहे हो तो सांस में क्या आप ऑक्सीजन लोगे? नहीं, ऑक्सीजन के साथ साथ और भी काफी सारी गैसेज आ रही है अंदर आपकी बॉडी के अंदर, लंग्स में, राइट? सो जब आप एयर, दैट्स व्हाई हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एयर वर्ड यूज करते हैं कि व्हेन यू ब्रीद, तो ब्रीदिंग में आपके एयर अंदर जाती है, जो लंग्स में जब एल्वुलाई में आती है, तो वहां जाकर वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाती है, आई मीन कन्वर्ट मतलब उसमें से ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्लड में चली जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही चाहिए, बाकी कोई गैस नहीं चाहिए थी। क्या बात समझ में आ रही है? तो व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रीदिंग, पहले मैं समझा देता हूं, फिर उसको हम आगे देखेंगे डायग्राम्स के थ्रू। व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रीदिंग बेटा, ब्रीदिंग में क्या हो रहा है, आपके 2 स्टेप्स हैं। एक तो है ब्रीदिंग इन, मैकेनिज्म में यही समझाऊंगा। ओके, वन इज ब्रीदिंग इन and the second one is breathing out. ठीक है, breathing in, breathing out. So breathing in and breathing out is what? That is inhalation. बुक में आपके inhalation नाम दे रखा है, इसको inhalation भी कह सकते हो, और you can say inspiration. Another word you can use inspiration. Okay, same here when we talk about breathing out, ये हो गया exhalation, exhalation, and you can say expiration. अब इनकी मैकेनिज्म,
ये तो आपको पता है, ब्रीदिंग इन में हम सांस अंदर ले रहे हैं, एज द नेम इंडिकेट, ब्रीदिंग इन सांस अंदर ले रहे हैं, ब्रीदिंग आउट सांस छोड़ रहे हैं, राइट, एयर ले रहे हैं और एयर रिलीज कर रहे हैं। नाउ आई एम टेलिंग द मैकेनिज्म ओवर हियर। पेपर के टाइम में मैकेनिज्म अगर याद ना आ रही हो तो अपने ऊपर अप्लाई कर लेना, सारी मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगी। होती क्या है इसमें, पहले हम ब्रीदिंग इन की बात करेंगे, एक याद करेंगे, दूसरा उसका अपोजिट है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म बेटा, इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन आल्सो, दैट विल बी गुड फॉर यू, बट अपलोड हो जाएंगे ये वाले वीडियोस भी, तो यू कैन गो थ्रू दैट। when we talk about the inhalation, that is breathing in, तो होता क्या है, आप खुद फील करके देखेंगे, सांस अंदर लेके देखिए, जब आप सांस अंदर लेंगे तो आप क्या फील करेंगे, चेस्ट कैविटी आपकी बाहर की तरफ आ रही है, आउटवर्ड, चेस्ट कैविटी आउटसाइड, बाहर की साइड आ रही है। जब चेस्ट कैविटी बाहर की साइड आएगी तो जो डायफ्राम चेस्ट के नीचे है, जस्ट हमारे लंग्स के नीचे जो डायफ्राम है, वो कहाँ मूव करेगा बेटा, नीचे की साइड, दैट विल मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है। चेस्ट का मूवमेंट आउटवर्ड होगा और डायफ्राम का मूवमेंट डाउनवर्ड, सॉरी, चेस्ट का मूवमेंट आउटवर्ड होगा एंड डायफ्राम का मूवमेंट आपका कैसे होगा, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। जैसे ही आपके इनका मूवमेंट होगा, अंदर की तरफ चेस्ट कैविटी के अंदर जो प्रेशर है, लंग्स के अंदर जो प्रेशर है, वो कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा, एरिया बढ़ रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है तो अंदर का प्रेशर कम होगा कि बढ़ेगा, कम हो जाएगा। एरिया और प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। क्या ये बात समझ में आ रही है, व्हाट आई एम सेइंग दिस वन, कि बेटा हमेशा याद रखना, वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। दैट मींस जितना ज्यादा प्रेशर हो, वॉल्यूम होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा, वॉल्यूम, एरिया मतलब वो एरिया, एरिया मतलब वॉल्यूम, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा, और जितना कम वॉल्यूम होगा, एरिया जितना कम होगा, प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। आ रही बात समझ, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसी चीज को यहां पे ध्यान रखना है। मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, जब आप ब्रीदिंग इन करते हैं, जब आप एयर को इनहेल करते हैं, आपने एयर को इनहेल किया, तो इसमें कब कर रहे हो एयर इनहेल, यहां पे हो क्या रहा है एक्चुअल में, आप सबसे पहले आपकी जो चेस्ट कैविटी है, इसको हम लोग थोरिक कैविटी भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज थोरिक कैविटी। ये क्या होती है बेटा आपकी, दैट इज इंक्रीज हो जाती है। क्या हो गई, ये इंक्रीज हो गई, दैट मीन इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। एज ए रिजल्ट यहां पे एंड क्या होगा, साथ में वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, अब साथ में क्या होगा, नाउ जो आपका दैट इज डायफ्राम है, वो कैसे मूव कर जाता है आपका, डाउनवर्ड, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर जाता है। तो शेप कैसी हो जाती है डायफ्राम की, फ्लैट, शेप कैसी बन गई इसकी बेटा, फ्लैट हो गई, नाउ इट इज फ्लैट शेप, क्लियर। अब जब ये आपका चेस्ट कैविटी यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, डायफ्राम नीचे चला गया, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, नाउ एज ए रिजल्ट बेटा प्रेशर, थोरिक प्रेशर जो है, यानी चेस्ट के अंदर जो प्रेशर है, थोरिक प्रेशर, ये प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया, गेट इट। जैसी प्रेशर डिक्रीज हुआ तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, नाउ एयर जो है अंदर आ जाएगी, एयर इनटेक हो गई, हवा अंदर आ गई लंग्स में, कहां आ गई, लंग्स के अंदर आ गई। क्या ये बात समझ में आई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जब आप सांस लोगे तो चेस्ट कैविटी आपकी एक्सपेंड हो रही है, चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो रही है, दैट इज यू कैन से एक्सपेंड हो गई। इसके एक्सपेंड होने से क्या हो रहा है, साथ के साथ में एट द सेम टाइम डायफ्राम जो है वो फ्लैट शेप हो जाएगा, नीचे मूव कर गया तो, ठीक है, दैट विल बिकम फ्लैट। जब ये फ्लैट हो गया तो एरिया पर प्रेशर कम हो गया अंदर लंग्स के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर, यानी थोरिक कैविटी में प्रेशर कम होने से क्या हुआ, हवा अंदर आ गई। दिस इज व्हाट ब्रीदिंग इन, खत्म। ब्रीदिंग आउट के सारे पॉइंट्स अपोजिट कर लो उसके सारे पॉइंट। यहां पर आप एयर को रिलीज कर रहे हो, यहां एयर रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, तो कैसे निकलेगी, सबसे पहले चेस्ट कैविटी यहां पे कैसे हो जाएगी बेटा, चेस्ट कैविटी दैट इज योर थोरिक कैविटी, ये कैसी हो गई आपकी, इसका ये सरफेस एरिया इसका कैसा हो गया बेटा, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, दैट इज डिक्रीज हो गया वॉल्यूम, ठीक है, इसका सरफेस एरिया दैट इज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब उसके वजह से डायफ्राम, नाउ साथ में डायफ्राम की शेप कैसी हो जाएगी, अब डोम शेप, डायफ्राम ऊपर मूव करेगा, डायफ्राम मूव अपवर्ड, यहां तो डाउनवर्ड था, नीचे की तरफ आ रहा था, यहां कैसे आ गया, अपवर्ड आ गया। अपवर्ड का मतलब अब आ गया ऊपर की साइड, शेप कैसी हो गई इसकी, डोम शेप,
नाउ द शेप बिकम डॉम। ठीक है, डॉम इस तरह की शेप को बोलते हैं, दिस इज डॉम शेप। ठीक है, दैट इज दिस वन इज डॉम शेप, इसको डॉम शेप बोलते हैं। क्लियर? जैसे ताजमहल है, उसकी जो मेन गुंबद है ऊपर की, दैट इज डॉम शेप, उसको डॉम शेप बोल रहे हैं हम लोग। अब उसके बाद जब ये डॉम शेप हो गया, तो अब इसकी वजह से क्या होगा, एज ए रिजल्ट प्रेशर अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। थॉरिक प्रेशर कैसा हो गया, इंक्रीज। थॉरिक प्रेशर इंक्रीज, थॉरिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो फाइनली एज ए रिजल्ट नाउ फाइनली क्या हो गया, एयर जो थी वो आपकी क्या हो गई, आउटटेक, बाहर निकल गई लंग्स से, दैट इज CO2 बाहर आ गई। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट यहाँ तक? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया दोनों के दोनों, कैसे काम हो रहा है? सर इसको मैं थोड़ा सा एक डायग्राम में समझा रहा हूँ, ठीक है, एक चीज समझाऊंगी। एक होती है रेसिडुअल वॉल्यूम, आई डोंट नो, शायद आपके में दे नहीं रखा, बट मैं एक बार आपको समझाना जरूर चाहूंगा। रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब बची हुई एयर। क्या हमेशा लंग्स में से सारी एयर बाहर निकल जाएगी? नहीं निकलती, थोड़ी बहुत हमेशा रहती ही रहती है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कहाँ होगी, हवा में कम होगी, बॉडी में ज्यादा होगी, तभी तो हाई कंसंट्रेशन, सॉरी, हवा में ज्यादा है और बॉडी में कम है, इसलिए हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगी। CO2 की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगी, बॉडी में ज्यादा होगी, हवा में कम, इसलिए CO2 बॉडी के अंदर से बाहर मूव करती है, दैट इज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है प्रोसेस। क्लियर वाली बात? अब आ जाओ जो मैं समझाने वाला था, ये आपका दैट इज लंग्स की शेप दिखाई है मैंने बच्चे, ये लंग्स है, दैट्स है। ठीक है, ये ऊपर के लंग्स थे, ये डॉम शेप दिखा दिया मैंने, डायफ्राम। ठीक है, दिस इज, यहां पे डायफ्राम मैंने ये जो नीचे डायफ्राम दिखा रखा है बेटा, ये डायफ्राम दिखा दिया मैंने यहाँ पे फ्लैट। अब ये फ्लैट है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनहेलेशन हो रहा है, एक्सहेलेशन हो रहा है। इनहेलेशन हो रहा था ना, तभी तो फ्लैट हो गया, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर गया था, इनहेलेशन। यहाँ पे डायफ्राम कैसा दिखा दिया मैंने, डॉम शेप, ये डॉम शेप है डायफ्राम। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, इसको चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, दोनों मर्जी से जैसे चाहो। यहाँ पे डायफ्राम मैंने थोड़ा सा इमेजिनरी दिखा दिया है, डॉम शेप। अगर डायफ्राम आपका जैसे डॉम शेप है, तो बेटा यहाँ पर पहले कहाँ था डायफ्राम, नीचे की तरफ यहाँ था फ्लैट शेप। तो जब फ्लैट शेप हुआ था डायफ्राम, तो बेटा ये एक्स्ट्रा स्पेस मिली कि नहीं मिली, ये एक्स्ट्रा स्पेस मिली कि नहीं मिली, खुद बताओ। आपके लंग्स में एक्स्ट्रा स्पेस बनी कि नहीं बनी, कब, जब आपने सांस लेने टाइम पे आपका डायफ्राम नीचे मूव कर गया, यहाँ डॉम शेप में था, नीचे की तरफ मूव कर गया सांस लेते टाइम, इनहेलेशन, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो गई कि नहीं हो गई? जब ये एक्स्ट्रा स्पेस बन गई तो वॉल्यूम कैसा हो गया आपका, दैट इज इंक्रीज हो गया, और प्रेशर कैसा हो गया, डिक्रीज हो गया। लेकिन जब आपने सांस ली और सांस लेने का जब सांस छोड़ी, सांस छोड़ने के टाइम पे आपका डायफ्राम जो नीचे था वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। जब ये ऊपर चला गया तो जो एक्स्ट्रा स्पेस थी खत्म हो गई, अब कितनी स्पेस बची, सिर्फ ये स्पेस बची। नाउ दिस इज द स्पेस, कब, आपके एक्सहेलेशन के टाइम पे स्पेस कम हो गई। जब स्पेस कम हो गई यानी वॉल्यूम कम हो गया, तो क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया और एयर बाहर आ गई। समझ में आया डायग्राम, क्लियर हुआ ये चीज भी, दैट इज क्लियर ऑल्सो। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अबाउट व्हाट, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, दिस इज अबाउट द रेस्पिरेशन, जो मैंने बताया। समझ में आ गए कॉन्सेप्ट सारे के सारे अच्छे से बेटा? कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? आगे बढ़े। ये चीज अब आपने यहां ध्यान रख ली, तो अब हम इसका एक बार पाथवे और देख लेते हैं। वी आर अंडरस्टैंडिंग द पाथवे आल्सो, कि एयर कहां से कैसे एंटर करती है और कहां पहुंचती है अल्टीमेटली। सो बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट द पाथवे, हमारी एयर जो एंटर होती है, हम एयर की बात करेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द एयर, ये एंटर कहां से करेगी, आपके नोज और आपके माउथ से। बुक में आपके माउथ नहीं दिया हुआ है, नोज दे रखा है, नोज के बारे में बताया हुआ है, बट हाँ माउथ से भी होती है। ठीक है, जब हम लोग नोज से एयर लेते हैं तो यहां से एयर कहां जाती है, नोज से, या आपके अंदर की तरफ क्या है, नॉस्ट्रिल्स है, दीज आर द नॉस्ट्रिल। ठीक है, ये नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के अंदर क्या है, नेसल पैसेज, नेसल कैविटी भी बोल सकते हैं, यू कैन से नेसल कैविटी। इस नेसल कैविटी के आगे क्या प्रेजेंट होता है, नेसोफेरिंक्स। इसके आगे प्रेजेंट है नेसोफेरिंक्स। नेसोफेरिंक्स के जस्ट आगे क्या प्रेजेंट होगा, यहां प्रेजेंट होगा फेरिंक्स, यहां प्रेजेंट है फेरिंक्स।
ठीक है, अब आ जाओ माउथ। माउथ से आपकी एयर कहां जा रही है? माउथ कैविटी। माउथ कैविटी से एयर कहां पहुंचेगी? आपके फेरिंग्स में। यानी अल्टीमेटली जो हवा है वो कहां पहुंच जाएगी? फेरिंग्स में आएगी, ये कॉमन है। अब यहां से आगे एयर कैसे जाएगी? यहां से एयर रिलीज होगी बेटा आपके ट्रैकिया, दैट इज विंड पाइप। ट्रैकिया दैट इज नोन एज योर विंड पाइप। यहां पे एयर रिलीज होगी विंड पाइप ट्रैकिया में। ट्रैकिया से ये एयर जो है बेटा ये मूव करेगी यहां से कहां पे? आपके लंग्स में। लंग्स का जो पहला पार्ट होता है, पहली ट्यूब होती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकी। प्राइमरी ब्रोंकी या ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई आगे चल के दो छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, दैट इज लंग्स में डायग्राम में दिखा रखी है। दैट इज योर आपके आगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है बेटा, यहां से कहां पहुंचे? सेकेंडरी ब्रोंकाई। एंड देन इसके बाद आए आपके सेकेंडरी से टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई, और इनके सबसे एंड में आते हैं बेटा बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द ब्रोंक आपके एल्वियोलाई, विच इज नोन एज द एल्वियोलाई। इट्स अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर। गैसियस एक्शन इसी एल्वियोलाई में होगा। हियर द गैसियस एक्शंस टेक प्लेस। गेटिंग माय पॉइंट? गैसियस एक्शन जो भी होगा वो सारा का सारा कहां होगा? इस एल्वियोलाई में होगा। आई एम चेंज लाइक दिस। दीज आर द एल्वियोलाई स्ट्रक्चर्स। इस तरह से होते हैं एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है बेटा? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं लाइक दिस। ब्लड वेसल्स इस तरह से प्रेजेंट होंगी। लाइक दिस, इस तरह से ब्लड वेसल्स है ना। ये एल्वियोलाई दिखाई मैंने, दीज आर द एल्वियोलाई। एयर अंदर आई, इस एयर में कौन सी गैस चाहिए हमें? ऑक्सीजन चाहिए हमारी बॉडी को। ये एयर यहां से कहां पास हो गई? आपके ब्लड में। और ब्लड में जो CO2 थी वो आ गई बाहर। अब वो एयर के थ्रू वापस से बाहर एग्जिट हो जाएगी सेम पाथवे से। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो हो रहा है यहाँ पे एल्वियोलाई है, दिस इज द एल्वियोलाई। तो गैसियस एक्शन हमेशा कहां होगा? एल्वियोलाई में होगा। गैसियस एक्शंस इट विल टेक प्लेस एट एल्वियोलाई। लंग्स में कहां होता है? दैट इज एल्वियोलाई में होता है। क्लियर बात? एल्वियोलाई क्या है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर है। दीज आर बलून लाइक स्ट्रक्चर, जहां से एयर आपकी एक्सचेंज हो रही है, ऑक्सीजन ब्लड में आ रही है और जो आपकी CO2 थी ब्लड में वो बाहर जा रही है। ये ब्लड था, ब्लड वेसल्स थे, कैपिलरीज बोलते हैं एक्चुअल में ये। दीज आर द कैपिलरीज। अभी ट्रांसपोर्टेशन में हम ये चीज समझेंगे, इसी को समझाऊंगा वहां पे ये चीजें। ये चीज क्लियर हो गई बेटा यहाँ पे। और ये जो प्रोसेस होती है गैसियस एक्सचेंज की, जो ये प्रोसेस होती है, द प्रोसेस इज डिफ्यूजन प्रोसेस। ये जो गैसियस एक्सचेंज होती है, इस प्रोसेस का क्या नाम होता है? द प्रोसेस नेम इज that is diffusion. The process name is what? That's a diffusion process. Is it clear बेटा? diffusion समझ में आता है? सुची, साची, diffusion समझ में आता है? What is diffusion? What is diffusion? यश, खुशी, what is diffusion? Exchange of gases is not diffusion beta. The process by which these gases are getting exchanged, this is diffusion. Sorry, this is the process name is diffusion. Okay, process का नाम diffusion है. I am asking on the name कि ये process को explain कैसे करोगे? That is the movement of molecules from high concentration to low concentration. So when we talk about diffusion, that is what? That's a movement of molecule. It's a movement of molecule from high concentration to low concentration. That process is known as the diffusion process. Getting? तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन या गैसियस एक्शंस किस प्रोसेस के थ्रू होता है, दैट इज डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से
लो कंसंट्रेशन, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ O2 की कंसंट्रेशन क्या है, कम, इसलिए यहाँ से यहाँ मूव कर गया। यहाँ CO2 की कंसंट्रेशन क्या थी, ज्यादा, यहाँ क्या थी, कम, इसलिए CO2 ब्लड में से लंग्स में आ गई। तो दैट इज नोन एज द डिफ्यूजन प्रोसेस। इज इट क्लियर? यू आर ऑल्सो इन 10th क्लास? ओके, देन यू कैन कम फ्रॉम दिस साइड ना, इधर आ जाओ। सो नाउ यू गॉट इट, व्हाट इज डिफ्यूजन प्रोसेस ना, समझ में आ गया अच्छे से बात? एनी डाउट ओवर हियर? नो डाउट, आगे बढ़ते हैं। सो अल्टीमेटली दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन, व्हाट आई टोल्ड यू। ये सारे प्रोसेस जो हमने अभी देखी, अभी समझी, ये सब क्या है बेटा आपकी, दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर योर रेस्पिरेशन प्रोसेस। कंप्लीटली समझ में आ चुकी है। पहले हमने क्या देखा, रेस्पिरेशन की एक समरी समझी, व्हाट इज रेस्पिरेशन, जिसमें कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इनटू, एंड इससे क्या बनती है, हमें एनर्जी मिलती है। दैट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज कम्स इनटू रेस्पिरेशन। नाउ ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, तीन कंडीशंस हो सकती हैं। इट कैन बी इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज एरोबिक। It can be in the absence of oxygen, that is anaerobic, and finally it can be also happen in the lack of oxygen, but the products are differ. In aerobic respiration, when we talk about aerobic respiration, carbon dioxide, water and energy will form, ATP will form. How many ATP molecules? That is 38 to 36 ATP will form. When we talk about anaerobic, here it is occurs in the yeast and other microbes. In this process the product ethanol is formed. Okay, here that is your water is not forming, as well as you can see the production of ATP is also less. यहाँ पे ATP molecules कम बन रहे हैं, but the main thing is what it is forming, it forms the ethanol, that is main one. And last, when we talk about one more thing, when we talk about aerobic, anaerobic, you can see here alcohol is formed, that is ethanol. So that's why it is known as the alcoholic fermentation. I told you about the fermentation also, that what is fermentation, that is the formation of alcohol from sugar. Here I told you that is this one, sugar is converted into the alcohol. When sugar is converting into the alcohol, here you can say when alcohol is forming from the sugar, then it is known as your fermentation process. Okay, now the last one is your lack of oxygen. In lack of oxygen, during the cramps, what happens, there will be a the amount of oxygen get reduced in your muscles. So as a result, what will form, the lactic acid get forms in the muscles, that result into the muscular cramps. So that is comes into what, that is called your lactic acid fermentation. Also lack of oxygen is another name is lactic acid fermentation, where it is occur in the muscles. Anaerobic, where it is occur in a yeast and other microbes, and aerobic respiration in occurs in the higher animals, okay, including us. So this is about respiration. After that we discuss about the breathing, that is inhalation and exhalation. Okay, breathing in, breathing out, that is your breathing. It's a part of respiration, it is not respiration. Okay, so what is going on in this, I told you about the mechanism. In breathing, what we are, the chest cavity get increased and the diaphragm that will moves downward, as a result the shape become flat, and finally the pressure get decreased in the chest. Yeah, you can say thoracic pressure get decreased. So finally air will comes inside the lungs. इसका सारी चीजें अपोजिट कर दो, vice versa, that is comes into your exhalation, that is breathing out. Okay, here we have discussed the same thing. I told you about the passage also. Air जो होती है वो कहाँ से enter करेगी, that will enter from the nose and mouth. From nose it will goes to the nostril, after that nasal cavity, and then air will goes into the nasopharynx. Same here, from mouth it will goes to the mouth cavity, after that in the pharynx region. From pharynx now the air will goes into the windpipe, that is a trachea. After that it will enter into the lungs part. The first part is primary bronchi, secondary, then tertiary, and in the end of tertiary there are some balloon-like structure which is known as the alveoli. Here in alveoli, with the help of diffusion process, that is gaseous actions take place. Oxygen will comes inside the blood, and the CO2 which is already present in blood, that will goes inside the alveoli. And from alveoli, from this passage again the carbon dioxide will come outside from the body. So this is all about the respiration. Now we are going to next topic. We are starting the next topic, that is transportation in human beings, that is circulation की बात करेंगे, heart के बारे में हम समझेंगे. Transportation in plants. In respiration, when we talk about respiration in plants ना, okay, one more thing. If I talk generally बता दे रहा हूँ, when we talk about the respiration in plants, बेटा समझना उस चीज को भी. प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन जो होता है ना, जनरली प्लांट्स फॉलो नहीं करते, वो प्रेफर नहीं करेंगे. अगर प्लांट्स के सामने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की बात हो तो प्लांट्स जनरली फोटोसिंथेसिस को प्रेफर करेंगे, फोटो रेस्पिरेशन को प्रेफर नहीं करते. व्हाई? बिकॉज फोटो रेस्पिरेशन इज अ लॉस मेकिंग प्रोसेस. हमारे अंदर तो रेस्पिरेशन में क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है, एनर्जी बन रही है.
बट प्लांट्स के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है बेटा, तो उसके अंदर दैट इज एटीपी बनती नहीं है रेस्पिरेशन में, उल्टा एटीपी खर्च हो जाती है, एनर्जी खर्च हो जाती है प्लांट्स में रेस्पिरेशन को कराने के लिए. सो दैट्स व्हाई प्लांट्स रेस्पिरेशन को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, और प्रेफर किसको करेंगे, फोटोसिंथेसिस को. बट व्हेन वी टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, होता कैसे, अल्टीमेटली होता तो है उनमें भी, बहुत कम होता है बट होता है. कैसे होता है, जब प्लांट्स के चारों तरफ ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तो इन दैट सिनेरियो ऑक्सीजन प्लांट्स लेना शुरू कर देते हैं. एंड जब वो ऑक्सीजन को लेते हैं, तो बदले में उस ऑक्सीजन का यूटिलाइज करने में उनकी एनर्जी ज्यादा खर्च हो जाती है. बस इतना ही है, आपके ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा. रेस्पिरेशन जो आपका समझाया हुआ है ना प्लांट्स के अंदर, वो 11th क्लास में दे रखा है प्रॉपर्ली, एक अलग से चैप्टर दे रखा है उसके बारे में, तो वहां है वो उसके बारे में. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर नहीं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज योर सर्कुलेशन. आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्कुलेशन. पहले कुछ चीजें हम समझेंगे, सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स. इन ह्यूमन बींग्स फर्स्ट आई एम टेलिंग यू सब पॉइंट्स, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे डायग्राम की हेल्प से. सबसे पहले ह्यूमंस की बात जब हम करते हैं बेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट अस, हमारे में जब सर्कुलेशन होता है तो इट्स अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. आपको पता ही होगा, यू नो, आपने नाम पहले भी सुन रखा होगा, दैट्स अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब 2 बार ब्लड एंटर करेगा हार्ट में और 2 बार ब्लड एग्जिट करेगा. So that's why it is a double circulatory system. It's a double circulatory system. It's a double circulatory system. ठीक है, 2 बार ब्लड एंटर कर रहा है, 2 बार ब्लड हमारा क्या कर रहा है बेटा, एग्जिट करता है. दूसरी चीज हम जो बात करेंगे हमारे हार्ट की, इफ यू टॉक अबाउट आवर हार्ट, हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, सर 4 चैम्बर होते हैं. वी हैव अ 4 चैम्बर. हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होंगे. सेम हियर, इफ वी टॉक अबाउट अदर्स, मैमल्स की बात कर रहा हूं, इन ह्यूमंस 4 चैम्बर होते हैं. सेम बेटा, अगर मैं इसी तरह से आपके बर्ड्स की बात करूं, तो बर्ड्स में भी जो हार्ट होता है बेटा, 4 चैम्बर हार्ट होता है. बर्ड्स में भी 4 चैम्बर ही होंगे हार्ट में. रेप्टाइल्स की बात करता हूं, स्नेक्स की, लिजर्ड्स की. रेप्टाइल्स में बेटा 3 चैम्बर होते हैं. इट हैज अ 3 चैम्बर हार्ट. रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होता है. एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल के अंदर बेटा आपके 4 चैम्बर होते हैं. इट हैज अ 4 चैम्बर. क्रोकोडाइल ही है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं. बाकी सभी रेप्टाइल्स के अंदर आपके 3 चैम्बर हार्ट होते हैं. अगर मैं फिशेस की बात करूं, फिशेस दैट मींस फिश. सो फिश के अंदर बेटा आपके जो हार्ट होते हैं वो 2 चैम्बर हार्ट होता है. इट हैज अ 2 चैम्बर हार्ट. इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज वीनस हार्ट. दिस हार्ट इज नोन एज द वीनस हार्ट. इसमें सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं. और फिश के अंदर जो सर्कुलेशन होता है दैट इज अ सिंगल सर्कुलेशन. इट हैज अ सिंगल सर्कुलेशन. ठीक है. रेप्टाइल्स के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर भी 3 चैम्बर हार्ट होता है. इवन एम्फीबियंस जो है बेटा, उनमें भी 3 चैम्बर ही है. एम्फीबियंस, इनमें भी 3 चैम्बर हार्ट होता है. तो 3 चैम्बर हार्ट में क्या होते हैं आपके, 2 तो क्या होते हैं, ऑरिकल होते हैं, एट्रियम. वेंट्रिकल एक ही होता है. तो ऑरिकल में तो ब्लड का सेपरेशन रहता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग होते हैं. लेकिन वेंट्रिकल में जाके ब्लड सेम मिक्स हो जाता है. CO2 भी ब्लड और ऑक्सीजन दोनों ही वेंट्रिकल में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है ब्लड में. सो दैट्स व्हाई इतना ज्यादा प्रॉपर इफेक्टिव नहीं होता. सबसे बेस्ट कौन सा है हमारा, दैट इज 4 चैम्बर, जिसमें ब्लड मिक्स नहीं हो रहा. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका अलग रहेगा. गेटिंग माय पॉइंट? सारी चीज समझ में आ गई है? गिव मी 1 मिनट.